जी हाँ, अगर आयो है तो इस सब्सक्राइब वाले बटन ने दबा दबा तोड़ जाई, नहीं तो फूलचंद थारो हिसाब ले घर दौड़ जाई। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसआर क्लासेस के अंदर और मैं राहुल जोशी आज आपके सामने लेकर के आया हूं हड़प्पा सभ्यता पाठ संख्या 1 कक्षा 12 का और उसका दूसरा पाठ लेकर के आया हूं। कल हमने पढ़ा था केवल और केवल इस पाठ के अंदर हमने कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी और उससे पहले क्या था और इतिहास की परिभाषा और इतिहास के 3 कालों को हमने पढ़ा था। देखिए, हम बात करें आज निर्वाह के तरीके की बात करेंगे कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है खाते पीते थे और किस तरीके से वो जो है लिपि यानी कि लिखते थे, उनकी लिखने की लिपि क्या थी वो हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वो कृषि अगर करते थे या नहीं करते थे, अगर करते थे तो वो कैसे करते थे वो भी हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि उनका समाधान यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके साथ क्या किया जाता था, उनको जलाया जाता था या दफनाया जाता था, अगर जलाया जाता था तो कैसे जलाया जाता था, दफनाया जाता था तो कैसे दफनाया जाता था, इनके बारे में हम जानेंगे। और कुछ हम मुहर के बारे में और बाटों के बारे में भी हम देखेंगे कि उस समय के जो बाट हुआ करते थे या मुहर हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, निर्वाह के तरीके, निर्वाह के तरीके के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है कि पेड़ पौधों से यानी कि पेड़ पौधों से जो भी उनको कुछ मिलता था वो खाते थे, पेड़ पौधों से जो भी उनको कुछ मिलता था वो खाते थे। अच्छा, दूसरा है मछली। क्या है? मछली, यानी कि वो मछली भी पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे? मछली पकड़ते थे और खाते भी थे। तीसरा आता है आपका अनाज। हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर कई जगहों पर अनाज के अवशेष मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि वहां पर अनाज उगाया जाता था, यानी कि यह बात तो तय हो गई कि वहां पर कृषि जरूर होती थी। कृषि होती थी या नहीं होती थी? होती थी जी। आगे हम बात करते हैं पालतू जानवर। देखिए, वो अपने निर्वाह के लिए पालतू जानवरों को पालते भी थे, यानी कि गाय भैंस बकरी इनको वो पालते थे, घोड़े को वो लोग नहीं जानते थे। ठीक है, बात करते हैं शिकार की। ठीक है, शिकार से भी वो अपना खाना तैयार करते थे। हमें कई जगह पर, कौन सी जगह पर? कई जगह पर हमें सूअर, हिरण और घड़ियाल जैसे जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, यानी कि उनको पकड़ा जाता था। अब हमें यह नहीं पता चला है कि एक्चुअल में जो खाने वाले हैं वो खुद पकड़ते थे या जो आखेटक यानी शिकार करने वाले जो समुदाय है वो पकड़ कर लाते थे, फिर उनसे ये लोग खरीद लेते थे। अब क्या होता था वो तो राम ही जाने, लेकिन हमें इतना पता है कि एक्चुअल में ये खाते जरूर थे शिकार करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे निर्वाह के तरीके। बात करें अपन लिपि की। देखिए, आपके बुक में आया हुआ नहीं है, लेकिन इतना आप देखिए, लिपि तो आया हुआ है, रहस्यमयी लिपि नाम से आपका पॉइंट है, लेकिन आपकी बुक में यह नहीं आया हुआ है कि इस लिपि का नाम क्या है। लेकिन पूछ सकते हैं 1 नंबर के प्रश्न में कि इस लिपि का नाम क्या है, तो आप याद रखना इस लिपि का नाम है सैंधव लिपि। क्या नाम है? सैंधव लिपि। नाम याद रखना, सैंधव लिपि। क्या नाम है? सैंधव लिपि। आगे देखते हैं कि यह लिपि जो है सर्पिलाकार थी। कौन सी थी? सर्पिलाकार, और हम इसे गोमूत्राकार भी बोल देते हैं। अच्छा, बात यह आती है कि ये गोमूत्राकार और सर्पिलाकार क्या है। देखिए क्यों बोला गया है इसको। देखिए, ये जो लिपि है ये लिखी जाती है अपने बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर। आप जो बैठे हैं, आप अगर इनको देखेंगे तो दाएं से बाएं की ओर है। किधर है? दाएं से बाएं की ओर। इधर अगर मैं दायां लिख दूं, इधर मैं बायां लिख दूं, ठीक है। हाँ, तो दाएं से बाएं ओर वो लिखी जाती थी। यानी कि अगर जैसे हम यहां पर लिखते हैं राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, राम एक अच्छा, इतना लिख दिया मान लो, ठीक है, तो वो इधर से लिखते थे राम एक अच्छा, मतलब उल्टा लिखते थे। अब वो लिखते कैसे थे? लिपि क्या थी वो तो हम
बताते हैं अभी कि किस तरीके से जो है वो हम जानकारी प्राप्त करते हैं लिपि के बारे में। देखिए, जो सर्पिलाकार है यानी कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है और फिर अगली लाइन में ये क्या करते हैं, बाएं से दाएं, इधर से इस तरफ, फिर बाएं से दाएं लिखते हैं। अगली लाइन में बाएं से दाएं लिखते हैं। पहली लाइन में दाएं से बाएं, फिर अगली लाइन में बाएं से दाएं, फिर उससे अगली लाइन में दाएं से बाएं, फिर अगली लाइन में बाएं से दाएं। मतलब कि ये कुछ इस प्रकार लिखते थे। किस प्रकार लिखते थे? इधर से शुरू किया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से। यानी कि इस तरीके से सर्पिलाकार है, मतलब सर्प के समान ये लिपि है, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि भी बोला जाता है। अच्छा, जो गाय होती है और गाय जब मूत्र विसर्जित करती है, मूत्र विसर्जित करती है और चलती चलती जब मूत्र विसर्जित करती है तो उसकी जो मूत्र की धारा है वो कुछ इस तरीके से जो है वो गिरती है, सर्पिलाकार जो है वो गिरती है। इसलिए इस लिपि को गोमूत्राकार भी बोला है कि गौ माता जो है हमारी, वो जब मूत्र विसर्जित करती है तो इस आकृति से करती है। ये मतलब कि आगे आप अपने आप समझ सकते हो। देखिए, अगला आता है कि इसके अंदर छोटे छोटे अभिलेख होते थे। ये इस लिपि के अंदर जो भी लिखा हुआ मिला था वो छोटे छोटे अभिलेख होते थे। जो सबसे बड़ा अभिलेख हमें मिला है उसके अंदर टोटल 26 चिन्ह है। यानी कि ये लिपि जो है वो चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तक हम इस लिपि को पढ़ ही नहीं पाए। मैंने कल क्या बताया था आपको कि आदि ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता आती है और आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आपको बताया था कि हमने साहित्यिक साक्ष्यों को जिन में हमने साहित्यिक साक्ष्यों को हमने पढ़ा नहीं है, उनके अंदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक काल में आता है। यानी कि इसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए आज तक, और ये चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती थी। इसका जो सबसे बड़ा अभिलेख हमें आज तक मिला है उसमें 26 चिन्ह है। इस लिपि में कुल कितने चिन्ह हैं? इस लिपि में कुल 375 से 400 चिन्ह है। कितने हैं? 375 से 400 चिन्ह है। अगर हम बात करें विश्व में, अभी वर्तमान में विश्व में जो है वो सबसे ज्यादा अगर चिन्ह जो है किस लैंग्वेज के अंदर जो है सबसे ज्यादा चिन्ह है, ये आपका एक क्वेश्चन है। जिसको आता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और जिसको नहीं आता हो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा आपका। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं समाधान की। किसकी? समाधान की, कि वहां पर लोगों को दफनाते कैसे थे। अच्छा, दफनाते कैसे थे? एक गर्त बनाते, एक खड्डा बनाते आयताकार, और फिर उसको क्या करते? उसके अंदर दफना देते थे। अब जलाते थे या नहीं जलाते थे हमें ज्यादा अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं कि कई जगह उनको जलाते भी थे और कई जगह उनको दफनाते भी थे। बहुत कम जगह मिली है जहां पर जलाते थे, लेकिन हमें हड़प्पा के अंदर दफनाने के अवशेष मिले, कालीबंगा के अंदर दफनाने के अवशेष मिले। कालीबंगा जो कि हमारे राजस्थान हनुमानगढ़ में है, अपन भी राजस्थान से ही है। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं कि गर्तों में दफनाया जाता था। कई जगह हमने देखा है गर्त के अंदर पहले ईंटों की चिनाई होती थी, नीचे ईंटों की चिनाई होती थी, साइड में ईंटों की चिनाई होती थी, फिर इसको दफनाया जाता था। ठीक है, हो सकता है कि बार रुपया गना हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है उनके पास पैसे ज्यादा हो, अमीर हो। ठीक है, और हो सकता है कि उनके अंदर सामाजिक भिन्नताएं हो, मतलब कि उनका समाज अलग अलग हो। जहां पर ईंटों से चिनाई की गई हो उनका समाज अलग हो, और जहां पर ईंटों की चिनाई नहीं की गई है वहां पर समाज अलग हो। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम आज की बात या कल की बात या 100 साल पहले की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 4500 से 4600 वर्ष पहले की। तो हम 100% कुछ भी नहीं बोल सकते, अपन तो सरेंडर है, अपन कुछ नहीं कर सकते। देखिए आगे हम बात करें, अच्छा कृषि की। कृषि कैसी? अच्छा, समाधान में मैंने आपको पूरा अभी तक बताया नहीं है। देखिए समाधान के अंदर जब उनको दफनाया जाता था उनके साथ कुछ वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। बर्तनों को दफनाया, पहली बात बर्तनों को दफनाया जाता था। क्यों दफनाया जाता था? देखिए बर्तनों को इसलिए दफनाया जाता था
कि वो लोग एक मान्यता रखते थे, ऐसा हमने सोचा है कि वो लोग ऐसी मान्यता रखते थे कि दफनाने के बाद यानी मृत्योपरांत, मरने के बाद व्यक्ति जो है वो एक और जिंदगी जीता है, यानी कि दफनाने के बाद वो नीचे जो है वो अपनी जिंदगी जीता है, और उस जिंदगी को जीने के लिए उसको खाना पीना चाहिए, और खाने पीने की वस्तुएं उसके साथ दफनाई जाती है, और साथ में उसको बर्तन भी चाहिए हो सकते हैं, तो उसके बर्तन भी साथ में रखे हुए होते हैं, उसके आभूषण भी साथ में रखे हुए होते हैं, और साथ साथ में जो है महंगी चीजें जैसे कि उपरत्न जो है वो रखे हुए मिलते हैं। एक वो समय था जब मरने के बाद जो है आभूषण, गहने, जो भी कीमती सामान है उनके साथ दफनाया जाता था। और आज क्या होता है, मरने के बाद अगर कोई खोटी अगर अंगूठी भी पहनी हुई है ना, तो वो भी चांदी की समझ करके निकाल लेते हैं। ठीक है, दुनिया बदल रही है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमें जेस्पर नाम का एक रत्न है, बहुत ही महंगा था उस समय, ऐसा माना जाता है कि बहुत रेयर चांस में मिलता था। वो हमें हड़प्पा में एक पुरुष का कंकाल मिला था, खोपड़ी मिली थी दफनाई हुई, जिसके अंदर हमें गहने, आभूषण जो भी थे वो, और जेस्पर नाम का जो रत्न है वो हमें मिला था। इसके अलावा हमें जो है कई प्रकार के मनके यानी कि मोती मिले थे। अच्छा, मनकों के बारे में हम अलग से जरूर पढ़ेंगे, देखिए इसी चैप्टर के अंदर मनकों के बारे में है, लेकिन आज उसका डिस्कस हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि आप थोड़ा रिलैक्स, मतलब कि इतना नहीं बड़ा वीडियो अगर हम 1 घंटे का 2 घंटे का बना देंगे तो फिर अगर देखिए एक ही चैप्टर अगर 4 पार्ट में हो तो पढ़ना आसान हो जाता है, चाहे वो 4 पार्ट 25 मिनट के हो, और 1 घंटे में चैप्टर 100 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो हमें इतना हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन वही चैप्टर अगर मैं एक ही वीडियो में 100 मिनट का बना दूं तो शायद आपको पढ़ने में आप बोर हो जाओगे, आलस आने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी। तो देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं जो कृषि थी वहां की वो कैसी थी। हमने देखा कि कृषि होती तो थी, हमें कुछ साक्ष्य मिले। पहला साक्ष्य वृषभ, हमें जो वहां के सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर हमें वृषभ के चिन्ह मिले हैं। किनके मिले हैं? वृषभ, वृषभ यानी कि बैल के चिन्ह मिले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कृषि करने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, खेत को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, हमें क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। कहां से? बनावली से। कहां से? बनावली, जो कि कहां पर है? हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। ठीक है, मिट्टी का हल मिला है कहां पर? बनावली में। बाद में बात करते हैं अपन, जुते हुए खेत मिले हैं। कहां पर? अपने राजस्थान में। कट है, अपने राजस्थान में जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा में। कहां पर है? कालीबंगा में। कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत मिले हैं। यानी कि अब उनको जोता कैसे जाता था। हमें जो जुते हुए खेत मिले हैं वो कुछ इस तरीके से मिले हैं कि आधा खेत जो है इस तरीके से जोता हुआ है, और आधा खेत जो है इसके समकोण में यानी कि इस तरीके से जोता हुआ है। कहने का मतलब है एक ही समय में वो 2-2 फसल उगाते थे। इससे हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं? एक ही समय में वो 2-2 फसल उगाते थे। अच्छा, अगर कृषि हो रही है तो पानी की, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। सिंचाई के लिए क्या हमें जलाशय के अवशेष मिले हैं? जी जरूर मिले हैं। अवशेष कहां पर मिले हैं? अफगानिस्तान में। जो हमारा उत्तरतम, जो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरतम बिंदु है, जो कि हमारा है सोतुरगई। कहां पर? सोतुरगई अफगानिस्तान में जो है, वहां पर हमें जलाशय के अवशेष मिले हैं। कहां पर मिले हैं? अफगानिस्तान में सोतुरगई में हमें जलाशय के अवशेष मिले हैं। लेकिन पंजाब वाला और एरिया है, यहां पर हमें जलाशय के अवशेष नहीं मिले। तो क्या वहां पर कृषि होती नहीं थी? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर हो सकता है कि कुओं से जो है निकाल करके की जाती हो, या वर्षा पर वो निर्भर हो, कुछ भी हो सकता है। या मतलब कि सिंचाई के लिए वो अन्य, मतलब कि छोटे छोटे जो जलाशय है वो बनाकर रखो, या ऐसा भी हो सकता है कि जलाशय जो है
पहले थे और अभी जो है वो बढ़ चुके हैं, इतने साल हो गए हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए अपन ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकते इन सब चीजों में। देखिए आगे बात करें मुहरों की। देखिए मुहर हुआ करते थे, मुहर जो हुआ करते थे वो किस लिए हुआ करते थे? जब एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है ना, अपने यहां पर पार्सल आता है ना, कोई भी अपन जैसे अमेजोन से हमने किया ऑर्डर, पार्सल आता है एकदम पैकिंग होकर के आता है, अमेजोन वाले पैकिंग करके भेजते हैं, बीच में कहीं भी खुलता नहीं, अगर खुलता है तो हमें पता चल जाता है। वैसे ही वो जब सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो वो क्या करते थे, इन मुहरों की एक सील लगा देते थे। उसे जो कोई भी जो बोरी होती थी या जो भी होता था उसके ऊपर जो गांठ होती थी उसके ऊपर सील लगा देते, और इस तरीके से सील लगाते थे कि अगर उस गांठ को कोई खोलने की कोशिश करेगा या खोलेगा तो वो मुहर जो है वो खराब हो जाएगी, और खराब होते ही हमें पता चल जाएगा, खराब होते ही हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई कुचमादी जरूर करी है, कहीं करी है कुचमादी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मुहरों की बात हो गई कि मुहर जो थे वो क्या करते थे, सामान की सुरक्षा के लिए भी उपयोग किए जाते थे। इसके अलावा मैंने कहा था बाट के बारे में, किसके बारे में? बाट के बारे में। बाट जो होते थे, क्या होते थे? बाट। बाट जो होते थे वो तोलने के लिए काम में आते थे, और वो जो है वो हमें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, कुछ भी, मतलब कि इस तरीके से आगे बढ़ता था। ये 12,800 तक जाता था। इस पद्धति में, यानी कि इस पद्धति में इनको तोला जाता था, इस पद्धति में ये इसको जो बाट जो है वो होते थे। तो हमने आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना कुछ पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो देखो, अगर आयो है जन तो सब्सक्राइब वाले बटन ने दबा तोड़ दिया। अगर आयो है तो इस सब्सक्राइब वाले बटन ने दबा तोड़ जाई, नहीं तो फूलचंद थारो हिसाब ले घर दौड़ जाई। थैंक यू।